नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। झारखंड सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिसिंग को आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पुलिस को 22 हाई स्पीड बाइक उपलब्ध करवाई गई है। इन बाइकों का उपयोग घनी आबादी वाले इलाकों और संकीर्ण गलियों में पेट्रोलिंग के लिए किया जाएगा, जहां पुलिस जीप नहीं पहुंच सकती। चतरा एसपी अनिमेश नैथानी ने समाहरणालय परिसर स्थित एसपी कार्यालय कक्ष से हरी झंडी दिखाकर बाइकों को रवाना किया। पत्रकारों से बात करते हुए एसपी अनिमेश नैथानी ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर चतरा जिले को 22 हाई स्पीड बाइक की नई खेप उपलब्ध करवाई गई है। इससे पहले भी 30 पल्सर और 19 फोर व्हीलर उपलब्ध करवाई गई थी। उन्होंने बताया कि अपराध पर अंकुश लगाने व पीपुल्स फ्रेंडली पुलिसिंग और 112 डायल पर रिस्पांस देने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, ताकि लोगों को त्वरित गति से समाधान मिल सके। इनिशिएटिव से हम लोग को जो मोटरसाइकिल नई मिली हैं 22, उसके पहले भी हम लोग को 30 पल्सर मिली थी और 19 फोर व्हीलर्स मिली हैं, जो हम लोग को एंटी नक्सल अभियान में, विधि व्यवस्था संधारण में और हम लोग का डायल 112 में रिस्पॉन्स टाइम कम करने के लिए हम लोग के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। और पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग के तहत और जल्दी से जल्दी त्वरित गति से लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और जल्दी से जल्दी पहुँच उनको रिलीफ देने के लिए ये गाड़ियाँ चतरा पुलिस को मिली हैं। किसी को लेकर आज बीजेपी ने बोकारो डीसी ऑफिस में भी प्रदर्शन कर उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा है। इस प्रदर्शन में शामिल होने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी नेता चंपई सोरेन बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने आक्रोश प्रदर्शन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाया और कहा कि जो सरकार बिजली और पानी जनता को नहीं दे सकती है, उस सरकार से जनता का कुछ भी भला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, ये प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 15 साल के बंगाल के शासन को जनता ने बीजेपी की अगुवाई में उखाड़ फेंका है, इसी तरह इस राज्य में भी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम जनता बीजेपी की मदद से करेगी। आज भी उसी तरह है। पीने पानी के लिए आदमी लोग तरस रहा। बिजली भी उसी तरह का ट्रांसफार्मर सही में लगता नहीं, 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है। गांव में, शहर में, हर जगह डेली बिजली का कमी भी है। जो ये गर्मी का सीजन में अभी चापाकल जितना कुछ था वो भी ड्राई हो गया, गर्मी में सूख जाता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसीलिए हर जिला के ये एक जनआक्रोश रैली तैयार। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को 2 वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी पत्नी और पाकुड़ की विधायक निसात आलम ने न्यायालय का शुक्र किया और अल्लाह को याद किया है। इनके इतने दिनों के बाद अब जाकर इंतजार खत्म हुआ है। वहीं आलमगीर आलम के आने के बाद विधायक की कुर्सी छोड़ने पर निसात आलम ने कहा कि एक बार वे आ जाए, फिर हम लोग निर्णय लेंगे आगे का सफर कैसा होगा। कुर्सी छोड़कर उन्हें विधायकी लड़नी है या मैं खुद कंटिन्यू करूंगी, हमें पहले उनके आने का इंतजार है। बस आज 2 साल बाद निकले हैं, वो तो खुशी की बात है। लेकिन न्यायालय से जो हम लोग का ये मिला, वो न्यायालय का शुक्रिया अदा करते हैं। दुआओं का भी दौर जारी है। बस दुआ में जो जारी है, बस दुआ तो करना ही है, सबके लिए दुआ करना है। बस शुक्रिया अदा किए ऊपर वाला से, अल्लाह से शुक्रिया अदा किए, न्यायालय से शुक्रिया अदा किए। न्यायालय हम लोग को न्याय दिया, लंबे समय के बाद भी न्याय मिला हम लोग को। पोता भी बहुत खुश था। बहुत पोता का, बहुत दादा का प्यारा पोता था। बस जब से दादा गया बस वही इंतजार में थे। आज इंतजार। बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने पुलिस और जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 1 हफ्ते के अंदर धार्मिक भावना भड़काने वाले मोहम्मद आरिफ को पुलिस गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजती तो उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। ढुल्लू महतो ने आज अपने सेक्टर 1 स्थित सांसद आवास से पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जिम में धार्मिक भड़काऊ गाना बजाने से रोकने पर हर्ष पांडे की विशेष समुदाय ने
के युवकों ने पिटाई करने का काम किया। इसका वीडियो भी सामने आया था। उसके बाद बिना किसी जुर्म के हर्ष पांडे को अपने गांव बिहार जाने के क्रम में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। ये पूरी तरह से गलत है। पुलिस एक खास वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करने का काम कर रही है। मोहम्मद आरिफ का आपराधिक इतिहास है। उसकी कई तस्वीरें हाथ में हथियार लेकर सोशल मीडिया में है। बावजूद इसके एक पढ़ने वाले निर्दोष युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि एसपी एक हफ्ते के अंदर मामले की जांच कर धार्मिक भावना भड़काने वाले आरिफ को जेल भेजे, अन्यथा सड़क पर उतरेंगे और जोरदार आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। खास करके हम जिला प्रशासन को कहना चाहेंगे और खास करके एसपी को बोकारो, इसका सही जांच करके दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। धार्मिक भावना को भड़काने का प्रयास आरिफ जी ने किया और उसको अगर बाहर बेल मिल जाए, वैसे लोग अगर जेल न जाए तो और बड़ा कांड कर सकता है। इसके लिए एसपी बोकारो इसका जांच करे और तत्काल वैसे लोगों पर कार्रवाई करे ताकि कोई बड़ा घटना न घटे। हर्ष पांडे के साथ मारपीट भी किया, झूठा केस भी इस पर मुकदमा किया और जेल भी भेजने काम किया, जबकि हर्ष पांडे एक सीधा साधा लड़का है और उस पर कोई भी 107 तक पहले मुकदमा नहीं हुआ है, आप पता कर लीजिए। और ये आरिफ नाम का लड़का है, हम उसको जानते नहीं। पूरा बोकारो में कई ऐसे थाना है जिसमें कई बड़े बड़े आपराधिक मुकदमा भी इस पर। पलामू के मेदिनीनगर में जहां डॉक्टर अंबेडकर पार्क बचाओ संघर्ष समिति ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क को बचाने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। समिति ने मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार और उपायुक्त पलामू को ज्ञापन सौंपते हुए 1 दिवसीय धरना और प्रतिवाद सभा आयोजित करने की घोषणा की है। समिति के संयोजक राहुल कुमार शत्रु के नेतृत्व में यह आंदोलन मेदिनीनगर के अंबेडकर पार्क में किया जा रहा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने इस ऐतिहासिक पार्क की मूल पहचान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। समिति का कहना है कि पार्क के अंदर और आसपास ऐसे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं जो बाबा साहब के विचारों और संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं। ज्ञापन में कहा गया कि यह पार्क केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक है। यहां हर वर्ष संविधान दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं, लेकिन अब पार्क के स्वरूप को बदलने और वहां अवैध निर्माण कराने की साजिश की जा रही है। समिति ने नगर निगम और कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि करोड़ों रुपए के सौंदर्यीकरण कार्य के नाम पर पार्क की जमीन और तालाब को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथ ही पार्क परिसर में अतिक्रमण और अवैध निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यदि पार्क में धार्मिक या निजी ढांचे बनाए जाते हैं तो भविष्य में वहां सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संघर्ष समिति ने प्रशासन से मांग की है कि पार्क की मूल संरचना और ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखा जाए। जिस समिति ने अपनी 5 प्रमुख मांगे प्रशासन के सामने रखी हैं। यह नगर प्रशासन की ओर से अवैध निर्माण कराया जा रहा है जो गलत है, जबकि नगर पंचायत नगर डाल्टन मेदिनीनगर में बहुत सा जमीन है। अगर योगाश्रम कक्षा बनाना ही है सांसद महोदय के और मेयर महोदया के तो बहुत सा जमीन है, लेकिन ये अंबेडकर पार्क को ये अतिक्रमण करने की साजिश है। अंबेडकर पार्क को मिटा। चतरा सदर थाना क्षेत्र के बहुचर्चित अनीश कुमार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसडीपीओ संदीप सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने तकनीकी एवं फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान की। पुलिस के अनुसार 6 मार्च 2026 को अनीश कुमार के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अगले दिन चतरा प्रखंड कार्यालय के समीप बंद पड़े शौचालय से उसका शव बरामद हुआ था। परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान 500 घंटे से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए। पूछताछ व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतक के भाई मनीष कुमार को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया है। एसडीपीओ ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच विवाद और मारपीट के दौरान अनीश सीढ़ियों से गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना को छुपाने के लिए शव को शौचालय के बाहर टंकी के पास रख दिया गया था ताकि मामला दुर्घटना लगे। एसआईटी टीम में एसडीपीओ संदीप सुमन, सदर थाना प्रभारी अवधेश सिंह पुअनी, टीपू अंसारी एवं तकनीकी शाखा की टीम शामिल थी। मार्च 2026 को चतरा सदर थाना में अनीश कुमार नामक युवक के लापता होने संबंधी एक आवेदन प्राप्त हुआ था।
आवेदन प्राप्त होने के बाद लगातार हमारी टीम उसे ढूंढ रही थी। इसी क्रम में दिनांक 7 तारीख को, मतलब अगले दिन, अनीश कुमार का शव चतरा का जो प्रखंड कार्यालय है उसके निकट एक शौचालय है, वहां पर बरामद हुआ था। इसके बाद परिवारजनों द्वारा पुनः एक आवेदन दिया गया था जिसमें उन्होंने हत्या की आशंका व्यक्त की थी, और इस आवेदन प्राप्त होने के बाद सदर थाना कांड संख्या 7026 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी टीम द्वारा कड़ी मेहनत की गई। इसमें लगभग 500 घंटे से अधिक का सीसीटीवी फुटेज टीम के द्वारा खंगाला गया तथा तमाम तरह के डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस के इन प्रयासों के अलावा मृतक अनीश कुमार के मित्रों, सहकर्मियों और परिवारजनों से भी लगातार पूछताछ की जा रही थी। इसी क्रम में तमाम तरह के डिजिटल, फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि आ जाने के बाद मृतक के भाई मनीष कुमार से कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसके भाई मनीष कुमार द्वारा अपराध को स्वीकार कर लिया गया है। मनीष ने अपने कबूलनामे में बताया कि 6 और 7 तारीख की मध्यरात्रि को अपने भाई को ढूंढते हुए जब उसी शौचालय की छत पर वो पहुंचा तो उसने अपने भाई को नशे में धुत पाया। ऐसा देखते हुए उसने अपने भाई को घर चलने के लिए कहा, लेकिन उसके भाई ने मना करते हुए गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। तब वह जबरदस्ती अपने भाई को ले जाने का प्रयास करता है, जिस क्रम में दोनों के बीच में धक्का मुक्की और नोकझोंक होती है। इसी क्रम में उसका भाई नशे में तो था ही, तो वो लड़खड़ा करके सीढ़ियों से नीचे आ गिरता है, और नीचे आकर के जब उसने देखा तो उसका भाई बेसुध पड़ा था। उसे लगा कि उसका भाई मर चुका है और वो काफी घबरा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 2 वर्षों से जेल में बंद झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। समर्थकों और पार्टी नेताओं ने इसे बड़ी राहत बताते हुए खुशी जाहिर की है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को जमानत मिलने की खबर सामने आते ही पाकुड़ समेत विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल देखा गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि लंबे समय बाद उनके नेता को न्यायालय से राहत मिली है, जिसके संगठन में नई ऊर्जा का संचार होगा। इस संबंध में पाकुड़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिव कुमार सरकार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आलमगीर आलम के जमानत मिलने से पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि उनके वापस आने से पार्टी संगठन और अधिक मजबूत होगा और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था और वे पिछले करीब 2 वर्षों से जेल में थे। अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। दादा को ज्यादा दिन तक रख नहीं पाए, लेकिन जो परेशानी ऊपर वाला लिख के दिया था वो परेशानी उनको झेलना पड़ा, लेकिन सत्य का जय आखिरकार में हम लोगों को मिला है। अभी दादा हम लोगों के साथ आई हैं और हम लोगों का संगठन तो उनके मैंने एब्सेंट में ही हम लोगों का संगठन बहुत मजबूत है, और उनका पत्नी निशात आलम जी बहुत रिकॉर्ड मतों से वोट में चुनाव जीते हैं। अगली बार आएंगे तो उसके बाद हम लोगों का संगठन 13 महीनों से मानदेय भुगतान नहीं होने से नाराज व्यावसायिक शिक्षकों ने आंदोलन किया है। राजधानी रांची के ध्रुवा स्थित जेईपीसी कार्यालय के बाहर शिक्षकों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों का कहना है कि पिछले वर्ष 8 दिसंबर को हुए आंदोलन के दौरान जेईपीसी की ओर से 5 महीनों के भीतर मानदेय भुगतान का लिखित आश्वासन दिया गया था, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी अब तक भुगतान नहीं किया गया। आंदोलन में शामिल शिक्षकों ने कहा कि लगातार वेतन नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। कई शिक्षक दूसरे जिलों में पदस्थापित हैं और बिना मानदेय के किराया, भोजन और रोजमर्रा का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। सर 13 महीने हो गया। 13 महीने से हम मनीषा हैं, यहाँ के रांची डिस्ट्रिक्ट के हैं, लेकिन हमको सरायकेला डिस्ट्रिक्ट भेज दिया गया और जबरदस्ती ज्वाइनिंग के लिए नहीं जा रहे थे। नहीं, आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो ज्वाइनिंग कैंसिल हो जाएगा, इस तरह का कहना था कंपनी वाला का। हम लोग बोले चलो ठीक है ज्वाइनिंग कर लेते हैं। जब ज्वाइन किया बोला हाँ वेतन तो हर महीने मिलता है। अभी सर 13 महीने हो गए, वेतन नहीं मिल रहा है। पेरेंट्स से पैसा लेके जाना पड़ रहा है। पेरेंट्स को मुंह दिखाने लायक नहीं है सर, ऐसा सिचुएशन है। घर वाले बोलते क्या काम कर रही हो जो हम ही लोग से पैसा लेके जा रही है। सर अभी हम लोग का पिछला अप्रैल के बाद से सैलरी नहीं मिली, ठीक है, यानी कि लगभग 12 मंथ से ऊपर हम लोग को सैलरी हो गई है। हमारे यहाँ अभी झारखंड में शिक्षा मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं और अपना एसओई प्रोजेक्ट चला रहे हैं। सर ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा सीबीएसई से चल रहा है,
लेकिन उसका दुर्भाग्य देखिए कि हम लोग अपना वेतन के लिए हम लोग तरस रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खूब वाहवाही लूट रहे हैं, हमारा स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, सीएम एक्सेलेंट है, लेकिन वहाँ का भीटी का आप दर्द समझिए सर। 13 महीने से बिना सैलरी के हम लोग कैसे जा रहे हैं, सीबीएसई का बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपका 100% रिजल्ट दे रहे हैं और हमें क्या मिल रही है? खाली पेट हम लोग डेली जा रहे हैं सर। कर्जे मांगते मांगते स्कूल में स्टाफ से 1.5 से 2 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है। अब हम लोग क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। झारखंड बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर धनबाद में बिजली और पानी संकट को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार आक्रोश प्रदर्शन किया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय का घेराव करते हुए गड़ाफोड़ प्रदर्शन किया। चिलचिलाती धूप के बीच महिलाओं ने सिर पर घड़ा लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में बिजली और पानी का संकट विकराल रूप ले चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी नल से जल योजना राज्य में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का यह आंदोलन नींद में सोई सरकार को जगाने के लिए है और सरकार जनता को मूलभूत सुविधाएं देने में भी विफल साबित हो रही है। आज का कार्यक्रम तो बिजली और पानी को लेकर के पूरे झारखंड प्रदेश में जनता त्राही त्राही मांग कर रही है। सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, इसलिए पार्टी ने तय किया है कि सरकार को जगाना है। तो सरकार को लोकतंत्र में जगाने का क्या तरीका है? धरना है, प्रदर्शन है। तो पार्टी ने तय किया था कि इस बार हमें उपायुक्त कार्यालय तक जाकर हमें इसका विरोध प्रकट करनी है और आज उसी काम को यहाँ पार्टी ने की है। स्वाभाविक है कि आज घर में सब सूख रहा है, भाई पानी नहीं है, चापाकल खराब पड़े हुए। प्रधानमंत्री की जल जीवन मिशन दम तोड़ रहे हैं भ्रष्टाचार की झारखंड में। कहीं टंकी बना हुआ है तो सप्लाई नहीं है, कहीं पाइप है तो मोटर नहीं है, यानी तरह तरह के, और मोटर है तो कहीं बिजली नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो संकट है राज्य में पानी और बिजली को लेकर के, तो आम जनता ग्रामीण क्षेत्रों में आज तो ये दो मुद्दों को लेकर के हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन स्वाभाविक है कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो भ्रष्टाचार की तो आप देख रहे हो कहीं बिना पैसा। बोकारो पुलिस विभाग में हुए वेतन निकासी घोटाले के बाद जिले के सभी शिक्षक बिना वेतन के पिछले 2.5 महीने से परेशान हैं। बोकारो में आज मिडिल स्कूल, माध्यमिक स्कूल और +2 के शिक्षकों के संग बैठक कर एक बड़ा निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय हुआ कि अगर 16 मई से पहले शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं किया जाता है तो वे जनगणना का काम नहीं करेंगे। शिक्षकों ने नारा दिया है कि वेतन नहीं तो जनगणना नहीं। इस बात की जानकारी अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव राम मूर्ति ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग से किसी वेतन निकासी पदाधिकारी के द्वारा कागजातों की जांच कर प्रमाण पत्र जमा करने के काम किया गया था, लेकिन डीसी ने डीडीसी को जांच के लिए अधिकृत किया गया, लेकिन डीडीसी के द्वारा बेवजह बिना मतलब के कागजातों की मांग कर जांच को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। कागजात लेकर जब वेतन निकासी पदाधिकारी कार्यालय जाते हैं तो जांच नहीं की जाती। राममूर्ति ठाकुर ने कहा कि अगर वेतन नहीं दिया गया तो हम लोग जनगणना काम नहीं लेंगे। 16 मई को डीसी ऑफिस तक पैदल मार्च करेंगे, उसके बाद बात नहीं बनी तो आगे आंदोलन की घोषणा करेंगे। समस्या बोकारो जिले में शिक्षकों के साथ वेतन को लेकर के है। विगत 2.5 महीने से शिक्षकों को अब तक वेतन नहीं दिया गया है। मामला तब उठा जब अप्रैल महीने में पुलिस विभाग में किसी वेतन घोटाले की बात सामने आई थी। घोटाला पुलिस विभाग में हुआ था और वेतन तमाम विभागों का रोका गया। वित्त विभाग का आदेश आया कि विगत 3 वर्षों का वेतन निकासी जो किया गया है सभी निकासी में पदाधिकारी उसका जांच कर लें। डीडीओ अपने स्तर से कोषागार को प्रमाण पत्र दे दें, वेतन भुगतान हो जाएगी। इतना काम हमारे डीडीओ ने कर लिया है। इसके बाद अलग से उपायुक्त महोदय ने अपने स्तर से जिले में डीडीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और डीडीसी महोदया की अध्यक्षता वाली कमेटी को सभी निकासी में पदाधिकारी के जांच को जांचने के लिए, सत्यापन के लिए अधिकार दिया गया। हमारे प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, +2 विद्यालय के सारे शिक्षक 2.5 महीने से वेतन नहीं ले पा रहे हैं।
बोकारो के बीएससिटी थाना का एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है। वीडियो में थाना परिसर में हंगामा और पुलिस के साथ धक्का मुक्की जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। अब इस वायरल वीडियो को लेकर पुलिस ने पूरा सच सामने रखा है। पुलिस का कहना है कि वे वीडियो 19 अप्रैल की उस घटना का है जब दुंदीबाग के केतारी गली में दो पक्षों के बीच मारपीट और बाद में चाकूबाजी हुई थी। जानकारी के मुताबिक मारपीट के बाद एक पक्ष के करीब 7 से 8 लोग बीएससिटी थाना पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि दूसरे पक्ष के देव कुमार साव पर गला और छाती में चाकू से हमला किया गया है। गंभीर हालत में घायल युवक को सदर अस्पताल से बीजीएच अस्पताल सेक्टर 4 रेफर किया गया। डीएसपी सिटी आलोक रंजन के अनुसार घटना की जानकारी मिलते ही थाना पहुंचे लोग गिरफ्तारी के डर से भागने लगे। पुलिस ने जब उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की तो वहां मौजूद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। महिलाओं द्वारा पुलिस कार्रवाई का विरोध किया गया और हिरासत में लिए जा रहे लोगों को छुड़ाने की कोशिश भी की गई। पुलिस के मुताबिक काफी मशक्कत के बाद 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। मीडिया पे बीएससिटी थाना का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें यह आरोप लगाया जा रहा था कि बीएससिटी थाना के कर्मियों के द्वारा जो है कुछ व्यक्तियों और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, जिसकी जांच यहाँ पे बीएससिटी थाना अंतर्गत लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज में जो लगा हुआ है उससे भी किया गया। इसमें यह स्पष्ट करना आवश्यक है। पोटका विधानसभा क्षेत्र में विकास की बदहाली एक बार फिर सामने आई है, जहां केरुआ डोंगरी पंचायत के बाहरदाढ़ी गांव की मुख्य सड़क की जर्जर हालत ने पूरे गांव को परेशानी में डाल रखा है, लेकिन सुध लेने वाला इसकी कोई नहीं है। बाहरदाढ़ी गांव की यह सड़क अब सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि लोगों के लिए रोजमर्रा की मुसीबत बन चुकी है। खराब जर्जर सड़क, जहां तहां सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण यहां आवाजाही बेहद खतरनाक हो गई है। स्कूली बच्चे, स्थानीय लोग, वाहन चालक, गर्भवती महिलाओं और बीमार मरीजों को अस्पताल ले जाना चुनौती बन गया है। बारिश के मौसम में सड़क पर चलना काफी दिक्कत होती है। स्थानीय ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि और प्रशासन को कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और न ही कोई सुध लेने पहुंचा है। हम लोग का रोड का ही दिक्कत है। जैसे हाथा टाटा मेन रोड से जो बाहरदाढ़ी का रोड है कम से कम 2 किलोमीटर लगभग होगा, लेकिन इसमें इतना गड्ढा हो गया है कि गाड़ी कोई भी आने जाने के लिए, बड़ा गाड़ी का जैसे कुछ सामान लाते हैं या पेशेंट का, उसके लिए तो बहुत दिक्कत है ही है। लेकिन डेली जो आम जनता ये रोड पे आना जाना कर रहा है, कोई साइकिल वाला गिर जा रहा है, गड्ढा में घुस जा रहा है, कोई बाइक वाला घुस। कोकर खोरहा टोली में शनिवार को 18 महीने की मासूम लापता हो गई थी, जो अभी तक नहीं मिली। सदर थाना क्षेत्र से 18 महीने की मासूम लापता हो गई। आशंका जताई जा रही है कि बच्ची घर के पास मौजूद नाले में बह गई। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्ची के माता पिता लगातार लोगों और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं प्रशासन पुलिस की टीम बच्ची की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ड्रोन कैमरे की मदद से इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। आसपास के नालों और अन्य संभावित स्थानों पर भी खोजबीन जारी है। ली रही थी बाहर में, ये बाहर में जो रूम है उसमें। उसके बाद वो पता नहीं कब बाहर गई नहीं गई, हम वो तो देखे नहीं। फिलहाल हम आधा 1 घंटा के बाद उसको खोजने के लिए निकले। पूरा इधर उधर सब जगह खोजे, कहीं नहीं मिली। लास्ट में प्रशासन को फोन किए हम, वो लोग भी आए हैं। ला दीजिए और हम कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे दुर्वा के बच्चा को लाए थे आप लोग खोज के अंश, और अबोध बच्चे का जिस प्रकार से अपहरण किया गया है, आखिर अपराधियों की साहस कैसे हो गई। आज खुलेआम तौर पर ये माइक में ऑन करके लोगों को गालियां बक रहा है, धमकी दे रहा है। आखिर राज्य कहां जा रहा है। इसलिए प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि 36 घंटे के अंदर उस नाबालिग बच्चे को, अबोध बच्चे को मां बाप को सुपुर्द करने का काम करें। दुमका में पुलिस को सूचना मिली कि झुंझी और दोंदिया के बीच स्थित डंगाल में एक व्यक्ति का शव मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। प्राप्त सूचना के आलोक में रामगढ़ थाना दर्ज किया।
शव को देखने और छानबीन करने पर पुलिस ने मामला हत्या का पाया। शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका भेजा तथा मृतक दिनेश कुमार राय की पत्नी ललिता देवी के बयान के आधार पर अज्ञात अपराध कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय दुमका के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी ने गुप्त सूचना एवं तकनीकी अनुसंधान के क्रम में पाया कि कांड के मृतक दिनेश कुमार राय और अप्राथमिकी अभियुक्त बनासरी देवी के बीच प्रेम प्रसंग था, जिसके आधार पर अप्राथमिकी अभियुक्त बनासरी देवी और उसके पति देवी ग्रही से पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने अपने अन्य सहयोगियों जोगेश्वर देहरी और आशिक ग्रही के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचकर दिनेश कुमार राय की हत्या करने की बात स्वीकार की। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।